हेलो एवरीवन। एज यू ऑल नो, Q1 का अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया है। तो आज हम पहली कंपनी लेके आए हैं इसी लिस्ट में, SG फिनसर्व। देखिए, इनके बिजनेस अपडेट काफ़ी स्ट्रांग थे पहले। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट के बारे में। मैनेजमेंट कॉन कॉल भी हो गई है, कल रिजल्ट भी आ गया है, तो रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का बेसिक समझेंगे फर्स्ट सेक्शन में। सेकंड में रिजल्ट कैसे थे, मैनेजमेंट कमेंट्री कैसी थी। थर्ड सेक्शन में ग्रोथ लीवर क्या लगते हैं कंपनी के। फोर्थ सेक्शन में गाइडेंस देखेंगे। फाइनल सेक्शन में वैल्यूएशन और डील देखेंगे कैसी लगती है। देखिए, बिजनेस मॉडल समझना हो तो इसका सिंपल सप्लाई चेन फाइनेंस करती है कंपनी। अब सप्लाई चेन फाइनेंस होती क्या है, सिंपल शब्दों में। किसी भी, अगर आप B2B कंपनी को ले लीजिए या किसी भी बड़े वेंडर कंपनी को ले लीजिए, से टाटा मोटर, महिंद्रा महिंद्रा। अब इनके जो डीलर्स होते हैं, उनको कार रखनी होती है डीलर्स को, राइट। तो उन्हें फाइनेंसिंग की लगातार नीड होती है, क्योंकि इन्वेंट्री मेंटेन करनी होती है, बहुत सारी कार अपने शोरूम में रखनी होगी। तो वो फाइनेंसिंग की नीड को मेट करने के लिए SG फंड बीच में आता है। वो इनकी फाइनेंसिंग नीड पूरी करता है। और शॉर्ट टर्म लोन होता है, जैसे ही एंड कस्टमर ने सामान खरीदा, और ये 45 to 60 डेज में पैसा लौटा देते हैं विद इंटरेस्ट। अब यहाँ पे ना एनपीए नील होता है। एनपीए नील क्यों होता है? क्योंकि अगर डीलर किसी केस में डिफॉल्ट करता है ना, तो इनके पास क्लॉज होता है एंकर के साथ, कि स्टॉप क्लॉज। तो जहां पे एंकर डीलर को सामान देना बंद कर देता है। अब डीलर को आगे भी बिजनेस करना है, तो उसके पास ना डिफॉल्ट करने का ना बहुत ही रेयर केसेस है कि वो डिफॉल्ट करेगा। वो कोशिश करेगा किसी ना किसी तरीके से SG फिनसर्व के साथ डिफॉल्ट ना किया जाए। इसलिए इनके मॉडल एनपीए नील है। और पिछले 4 साल से, जब से कंपनी ऑपरेट कर रही है, एनपीए इनका कोई नहीं है ना। ये इनका मॉडल है। इसी के अराउंड इनके बाकी प्रोडक्ट भी है, जैसे फैक्टरिंग प्रोडक्ट है, जो कि इस क्वार्टर में इन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ की है। और आने वाले समय में और भी प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। अब अगर बात करूं कंपनी का Q1 रिजल्ट कैसा था। देखिए, Q1 रिजल्ट में लोन बुक में 82% की वाई ऑन वाई ग्रोथ थी। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16% की ग्रोथ थी। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर। आरओए और आरओए 5% से ज्यादा हो गया, आरओई 14%। और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। लास्ट क्वार्टर में 4.6 के लगभग आरओए था, आरओई 12% था। तो आरओए आरओई दोनों बढ़ रहे हैं। और पैट पीबीटी और पैट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दोनों में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ आ रही है। और ईयर ऑन ईयर की बात करूं तो 100% से ज्यादा ही ग्रोथ है। पीबीटी पैट की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो 119% की वाई ऑन वाई ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 27% ग्रोथ है। तो ओवरऑल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर। देखिए, बिजनेस अपडेट आए थे ना इनके जब से, तभी से आइडिया हो गया था, क्योंकि इनका एनपीएन मॉडल नील है, तो सब आइडिया लगा लेते हैं कि अगर लोन बुक की ग्रोथ अच्छी है ना, तो आरओए आरओई और बाकी चीजें अच्छी ही रिपोर्ट करेंगे। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छे सेट ऑफ नंबर। अब एज पर मैनेजमेंट कमेंट्री, ग्रोथ लीवर्स क्या लगते हैं आने वाले समय में। देखिए, एक तो ये सप्लाई चेन को ही, फाइनेंस को ही स्केल कर रहे हैं। स्केल कैसे कर रहे हैं, नए नए एंकर के साथ ऐड हो रहे हैं, नए नए एंकर ऐड कर रहे हैं, प्लस डीप जा रहे हैं उसके अंदर भी। जैसे क्या होता है, डीलर के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो उस लेवल तक भी जा रहे हैं। वहां पे इनकी ईल्ड ज्यादा बनती है। तो एक तो ग्रोथ लीवर इनका ये है, लास्ट क्वार्टर में भी इन्होंने बोला था, अभी भी फोकस कर रहे हैं। सेकेंड है, फैक्टरिंग पे फोकस कर रहे हैं और ट्रेड्स ऑफरिंग पे। अब फैक्टरिंग क्या होती है, फैक्टरिंग भी सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के ही अराउंड ही होती है। अब इसमें क्या होता है ना, कि जैसे सपोज करो, बड़ी कंपनी ट्रेंट ने थर्ड पार्टी से कोई काम करवाया, मैन्युफैक्चरर से कपड़े बनवाए हैं, अपैरल बनवाए। तो वो जो 70-80 दिन बाद उनको पैसा देगी। बट थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर को पैसे की लगातार जरूरत पड़ती रहती है। तो वहां पे क्या करता है, ये इनवॉइस की फाइनेंसिंग कर देते हैं। कैसे करते हैं कि भाई उनको तुरंत पैसा दे देंगे, अपनी फीस काट के। और 60-70 दिन बाद जब रियल में ट्रेंट उन्हें पैसा देगा, तो वो इनको लौटा देंगे। तो ये होती है फैक्टरिंग बेसिकली। और इसमें दोनों पार्टी से कांटेक्ट होता है, इसमें भी एनपीए होने की प्रोबेबिलिटी काफी कम होती है। तो इस पे फोकस कर रहे हैं, काफी फोकस किया है। 250 करोड़ की बुक हो गई, लगभग 5% इनका अब फैक्टरिंग से आता है। और थर्ड है कि इसी के सप्लाई चेन फाइनेंसिंग के अराउंड ही मोर प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जैसे लैप हो गया और डिजिटल लेंडिंग हो गया। क्योंकि डिजिटल फर्स्ट कंपनी है, तो ये डेफिनेटली एक सेंस बनती है कि उसके अराउंड और प्रोडक्ट निकाले जाए। तो ये कंपनी के बेसिकली ग्रोथ लीवर्स है। अब अगर मैं बात करूं कंपनी का गाइडेंस कैसा है। देखिए, कंपनी ऑलरेडी 4500 करोड़ के एयूएम पे बैठी है। कंपनी का एक लॉन्ग टर्म गाइडेंस है कि 25 से 30% की एयूएम ग्रोथ, पैट ग्रोथ 30 to 35% की, आरओए 4.5 से 5 और आरओई 15 से 16%। अब देखिए, 25 से 30% की एयूएम ग्रोथ और 30 से 35 की आप बोल रहे हैं पैट ग्रोथ, बहुत ही कंजर्वेटिव गाइडेंस है। और मैनेजमेंट ना कॉन कॉल में भी इसे एक्नॉलेज करता है। मैंने आपको लास्ट, जब मैं इसकी वीडियो बनाई थी, तब भी बताया था, ये मैनेजमेंट बहुत ही कंजर्वेटिव है। कुछ मैनेजमेंट ना बहुत ही कंजर्वेटिव होती है। तो मुझे लगता है ये उन्हीं सेट में है। देखिए, 25 से 30% की ग्रोथ, तो अगर ये कुछ ना भी करे ना, इस साल ऑलरेडी तभी भी 40% से ज्यादा की ग्रोथ हो रही है। इस साल ये बोल रहे हैं, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं भी करेंगे तो भी 5500 करोड़ की लोन बुक पे पहुंच जाएगी, ऐसा इन्होंने कॉन कॉल में कहा है।
अब 5500 करोड़ पे पहुंच रहे हैं तो 40% की ग्रोथ तो हो गई ना आपकी, और आप गाइड कर रहे हैं 25 से 30, तो बहुत ही कंजर्वेटिव गाइडेंस है। मुझे लगता है आराम से ये कंपनी ना 40 से 50% से ग्रो करती है, अगले 2-3 सालों तक आराम से ग्रो कर सकती है, क्योंकि इनका अभी क्या है, लोन बुक भी छोटी है और अभी ना डिमांड भी बहुत ज्यादा है, तो प्रॉब्लम कहीं नजर नहीं आ रही। केवल एक और चीज पे ध्यान रखना होगा कि एनपीए इनका मेंटेन होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ऐसा ना हो ग्रोथ के चक्कर में प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो जाए, शायद इसी कारण से ये थोड़े से कंजर्वेटिव है। बट ओवरऑल अगर 25 से 30 कह रहा है, हम मान लेते हैं 35% भी ग्रोथ करती है, तब भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल कैंडिडेट नजर आता है, जो कि नील एनपीए वाला है, और आरओए 5% है, आरओई 15-16% है, तो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कंपनी का। अब अगर मैं बात करूं फाइनल सेक्शन की वैल्यूएशन, देखिए वैल्यूएशन आती है 2.83 के लगभग, है ना, और मीडियन भी इनकी 2.9 के लगभग है। अगर आप मेरे से पूछे तो मुझे रिस्क रिवार्ड डेफिनेटली फेवरेबल लगता है। अब क्यों रिस्क रिवार्ड फेवरेबल लगता है, देखिए नील एनपीए मॉडल है, सबसे बड़ी लेंडर के अंदर ना जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वो आती है हमेशा क्रेडिट कॉस्ट और ये जो जीएनपीए एनपीए की। अब वो इनका मॉडल ही ऐसा है, वहाँ पे क्रेडिट क्वालिटी इनकी बेटर रहती है, तो इसलिए 30 से 35% का इंजन, 25 से 30% का इन्होंने गाइडेंस दिया है, प्रॉफिटेबिलिटी का 30 से 35%, तो बहुत कंजर्वेटिव में मान के चलता हूँ, 30 से 35 तो आराम से ग्रो कर लेंगे 35%। तो कोई 30 से 40% का आपको ग्रोथ इंजन मिल रहा है, प्राइस टू बुक आपको 2.83 मिल रहा है, एनपीए भी नहीं है, आरओए भी इंडस्ट्री लीडिंग है, तो डेफिनेटली वन ऑफ द टॉप बेट इन द एनबीएफसी स्पेस लगता है मुझे ये, पूरे एनबीएफसी स्पेस में वन ऑफ द बेटर बेट्स लगता है, क्योंकि लोन बुक भी छोटी है, और अभी 10,000 करोड़ तक बिना किसी इक्विटी डाइल्यूट के ये आराम से ग्रो कर सकते हैं। अगर मैं फाइनल अब एक बात करूँ कि रिस्क क्या लगता है, रिस्क यही लगता है कि देखिए एनपीए का ध्यान रखना होगा और ग्रोथ को देखना होगा कि ग्रोथ लगातार मेंटेन रहे, है ना, ये दो चीजें मुझे सबसे ज्यादा हमेशा ट्रैक करनी होगी। जहां पे अगर इनका एनपीए टूटा तो थीसिस ब्रेकआउट हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल लेकिन डील मुझे अच्छी लगती है, आप मेरे से पर्सनल ओपिनियन पूछे तो डेफिनेटली आई फाउंड द रिस्क रिवार्ड फेवरेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से देखिए, इसे एजुकेशन मटेरियल की तरह लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे आप कंपनी के बारे में मूव ज्यादा पढ़ सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।